जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1982 में। 1982 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की यहां बात हो रही तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्व सहायता समूहों को समर्थन देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन को चुनने का कारण 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करना था। बाकी बातें हो रही सितंबर माह की, चलिए सितंबर माह को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य पे। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो एक बार हम लोग सितंबर माह को रिवीजन कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। आपसे पूछा है कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला। वे भारत और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अमृत सेन, इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। सीवी रमन की बात करें तो इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 मिला और कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला, मलाला यूसुफजई के साथ साझा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2011 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के दिवस के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए या संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। ये तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 2। भाग 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में दिए गए हैं। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता
से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 जो है संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन होंगे। अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान गए और वापस लौटने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 ये सभी जो है नागरिकता से संबंधित हैं। 5 से 11 जो नागरिकता से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में से संबंधित है। आपसे पूछा है कि हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह उत्सव नागालैंड की जनजातीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्सव का नाम राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नाम पर रखा गया। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। बाकी बात ये होनी नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है, सबसे बड़ा यहाँ शहर जो है दीमापुर है। स्थापना इसका 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। राज्य गठन 16वां राज्य बना था भारतीय संघ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया। आपसे पूछा कि भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम नामित राज्यसभा सांसद थे। उन्हें 1952 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। ये एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 जुलाई को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है ताकि लुप्त प्राय बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिवस की स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान हुई थी, जिसमें 13 प्रमुख बाघ अवामी देशों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण और उनका आवास बचाने पर ध्यान केंद्रित करना है। बाकी बात ये होनी जुलाई माह की। चलिए जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवसों को रिवीजन कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को विश्व मैत्री दिवस मनाया जाता है कुछ ही सालों से। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है रेपो रेट उसे कहते हैं। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। बैंक इस ऋण को बदले सिक्योरिटीज को गिरवी रखते हैं। रेपो रेट घटने पर बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे बाजार में तरलता बढ़ती है। इसके विपरीत रेपो रेट बढ़ने पर कर्ज महंगा हो जाता है और बाजार में नकदी की उपलब्धता घट जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मूल रूप से योद्धाओं द्वारा किया जाता था जो युद्ध कौशल और स्वर को दर्शाता है। इसमें नर्तक तलवार, ढाल और पारंपरिक वेशभूषा धारण कर दें। इसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है और यह पाइका विद्रोह से भी जुड़ा हुआ है, जिसे भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु में भरतनाट्यम प्रसिद्ध है। मणिपुर नृत्य और थांगटा मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध। केरल कथकली और मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं
हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र के को चाय और काफी के लिए उपयुक्त बनाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेराइट मिट्टी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है तथा वर्षा के मौसम में जल धारण क्षमता रखती है। इसकी विशेषताएं इसे चाय और कॉफी जैसी नकदी फसलों के लिए उपयुक्त बनाती है। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो काली मिट्टी यह जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है। शुष्क मिट्टी बंजर भूमि की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। जलोढ़ मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान, गन्ना, गेहूं आदि के लिए उपयुक्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था। आपसे पूछा कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक रहा। इसके काल को अक्सर भारतीय साम्राज्य का विस्तार काल कहा जाता है। इसके जो प्रमुख कार्य थे वो थे लैप्स की नीति लागू की, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रेलवे, डाक, टेलीग्राफ की शुरुआत करवाई, वुड का शिक्षा परिपत्र जारी किया, 1853 का चार्टर अधिनियम लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम ये तीनों जो है कालिदास की रचना है। ये तीनों जो है कालिदास की रचना, परंतु नीतिसार जो है या कालिदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं महाकाव्य जो थी रघुवंशम, कुमार संभवम, नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालकी विक्रमोर्वशीयम थी, रखंड का ऋतुसंहारो, मेघदूतम थी, परंतु नीतिसार वास्तव में कामंदग्र द्वारा रचित है, कालिदास की नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं। आपसे पूछा कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख द्वीप हैं। ये सभी इंडोनेशिया के हिस्से हैं। हालांकि बोर्नियो एक हिस्सा मलेशिया ब्रुनेई से भी आता है। जावा द्वीप की बात करें तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहीं स्थित है। सुमात्रा की बात करें तो पाकिस्तानी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप जिसे इंडोनेशिया में कलीमंतान कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का संविधान कितने साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था। आपसे पूछा कि भारत का संविधान कितने साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। आपसे पूछा कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम महावीर था। 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म 2 समुदाय में विभाजित है, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था। आपसे पूछा गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साक्यगढ़ से था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का संबंध साक्यगढ़ से था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था जो कुलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से उनका पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति
शताब्दी और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया। सारनाथ में जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में किस राज्य में लागू किया गया था। आपसे पूछा कि पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में किस राज्य में लागू किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार भारत में राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया। इसके बाद अगले ही वर्ष आंध्र प्रदेश ने इन्हें अपनाया। पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन प्रणाली का आधार है और इसे संविधान के 73वें संशोधन 1992 के तहत कानूनी मान्यता मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। आपसे पूछा कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाघ परियोजना वर्ष 1973 में प्रारंभ की गई थी। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो गैंडा परियोजना 1987 में चालू हुआ। हाथी परियोजना की बात करें तो यह जो आरंभ हुआ 1992 में आरंभ हुआ। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की बात करें 2006 में इसका प्रारंभ हुआ। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 20 का कहें अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे भारत।